A very good morning to all my students. Let's start the today's class with our chapter Sustainable Management of Natural Resources. So इस चैप्टर में हमने अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं। ओके, जैसे सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। देखिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सबसे पहली बात, सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इन नेचुरल रिसोर्सेज का आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें, एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें, ओके, फालतू वेस्ट ना करें, जिससे हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये रिसोर्सेज अवेलेबल रहें, उसके उन आगे आने वाली जनरेशन को ये रिसोर्सेज मिल सकें। ओके, आप खुद सोच के देखिए, अगर हम पूरी तरह से हर एक रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे हम हर घर पे बोरवेल करवा के ग्राउंड के नीचे का पूरा पानी जो है हम अगर आगे आने वाले 50 70 100 सालों में यूज़ कर लेंगे तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए पानी नहीं रहेगा। ओके, अगर हवा को हम पोल्यूट करेंगे, पूरी इंडस्ट्रीज़ लगा लेंगे और वो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करेंगी तो शुद्ध हवा नहीं रहेगी हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। ओके, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेस को इस तरह से मैनेज करके यूज़ करना कि वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए अवेलेबल रहें, बचे रहें। ओके, तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट का मतलब आपको पता है और वाइल्ड लाइफ का मतलब भी आपको पता है, बट दोनों को एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ओके, और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगल में रहने वाले जंगली जानवर और पेड़ पौधे। ओके, तो ये होता है वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक लाइन को रीड करके उसका मतलब आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है लिविंग थिंग्स की विविधता, वैरायटी। ओके, हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स पाए जाते हों। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है कोई ऐसा एरिया जहाँ पर सारे तरह के पेड़ पौधे, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े सब मिलते हों, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती हो। ओके, जहाँ पर लिविंग थिंग्स की जो डेंसिटी है, लिविंग थिंग्स का जो नंबर है, लिविंग थिंग्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। ओके, तो वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। तो जंगलों में आप देखेंगे पेड़ पौधों की जो तादाद है, पेड़ पौधों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, जंगली जानवरों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ओके, कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पक्षियों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनकी वैरायटी कहाँ ज़्यादा है, फॉरेस्ट में। इसीलिए फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, वन मेजर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ द नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड देयर। देखिए, अभी जो मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब समझा रहा था, उसी से ये लाइन निकल के आई है कि बायोडाइवर्सिटी किसी जगह पर कितनी अच्छी है हमें कैसे पता चलेगा। हमें पता चलेगा वहाँ पर रहने वाले जानवरों से। जितने ज़्यादा जानवर आपको देखने मिलेंगे, जितने ज़्यादा प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगी। ओके, however the range of different life forms found is also important। जो लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग लाइफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एंजियोस्पर्म्स, ओके, फर्न्स, इंसेक्ट्स, तो ये अलग अलग लाइफ फॉर्म्स है। तो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स की रेंज भी इम्पॉर्टेंट है। रेंज कैसे, देखिए, बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं तो कितने बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, फर्न्स पाए जा रहे हैं तो कितने फर्न्स पाए जा रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जा रहे हैं तो कितने ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ये रेंज कहलाती है। ओके, तो रेंज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को बताने के लिए। ऐसा नहीं है कि
आप जंगल में गए, आपको एक शेर दिखा, एक हिरण दिखा, एक चीता दिखा, एक चींटी दिखी, एक पेड़ दिखा, तो ये तो हमें पता है कि सारे तरह के जंगली जानवर आपको दिख गए। ओके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिखने चाहिए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है उन जंगली जानवरों की पॉपुलेशन भी बढ़ना, है ना। चींटी प्रेजेंट है तो करोड़ों की तादाद में चींटियाँ हैं। शेर प्रेजेंट है तो कम से कम 100, 500, 1000 शेर हैं वहाँ पर, है ना। 100, 150, 50 ऐसे शेर मौजूद हैं। ओके, बर्ड्स मौजूद हैं तो 500, 1000 बर्ड्स मौजूद होने चाहिए। तो ये रेंज कहलाती है, मतलब नंबर। ओके, तो ये नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी के साथ साथ। One of the main aims of conservation is to try and preserve the biodiversity we have inherited. इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत में मिलना। तो हमारे पूर्वजों से जो हमें बायोडाइवर्सिटी, जो हमें जंगल वगैरह विरासत में मिले हैं, तो उन जंगलों को हमें प्रोटेक्ट करके, उन जंगलों को हमें बचा के, उन जंगलों को हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। ओके, experiments and field studies suggest that loss of diversity may lead to loss of ecological stability. जो एक्सपेरिमेंट्स है और जो फील्ड स्टडीज़ हैं, फील्ड स्टडीज़ का मतलब जंगलों में जा कर देखना कि वहाँ पर पॉपुलेशन जानवरों की और पेड़ और पक्षियों की कैसी है। ओके, तो ये जंगलों पर जाकर जो स्टडी की गई उससे ये पता चला कि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होती जा रही। इनफैक्ट मैंने आपको एक डेटा बताया था कि 1970 से अभी तक, मतलब इन 50 सालों में लगभग 68% बायोडाइवर्सिटी इंडिया की, वर्ल्ड की ख़त्म हो चुकी है। ओके, पूरी दुनिया की 68% बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हुआ होगा इन 50 सालों में। और इस नुकसान की वजह क्या है, इस लॉस की वजह क्या है? इस लॉस की वजह इंसान है। इंसान जो अपने लालच के लिए इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और बड़े बड़े बिजनेस वगैरह लगाता है, या फिर एक एरिया के पूरे पेड़ों को काट कर अपने मन के पेड़ लगाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा लॉस करती हैं। ओके, अब अगला है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो लोग जो जंगल में अपना हिस्सा शेयर करते हैं, जंगल की चीज़ों से अपना हिस्सा शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं जंगल से कौन कौन अपना हिस्सा शेयर करता है, जंगल से मिलने वाले रिसोर्सेज से। ओके, तो जंगल से मिलने वाले रिसोर्सेज से सबसे पहले तो जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं या जंगल में जो आदिवासी रहते हैं, वो जंगल से चीज़ें लेते हैं और उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। लकड़ी भी आग जलाने के लिए वहीं से मिलती है उनको। ओके, वहाँ से खाने पीने के लिए पेड़ पौधे, सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं, और जंगल से जानवर भी मिलते हैं खाने पीने के लिए। ओके, पानी मिलता है इनको, ओके, जंगलों से ही, जो ताज़े पानी के झरने वगैरह रहते हैं वहाँ से। तो कुल मिलाकर जो लोग जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं, वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे। ओके, दूसरा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, वो भी डिपेंड करता है किस पे? जंगलों पे। ओके, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जंगलों से लकड़ियों को बेचने का भी काम करता है। ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शहर में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है या सॉ मिल वगैरह होती हैं, या फिर जहाँ पर लकड़ी की कटाई वगैरह होती है, वहाँ पर ये वो जो लोग होते हैं सॉ मिल वाले, वो लकड़ी ख़रीदने के लिए जंगल विभाग वालों से कांटेक्ट करते हैं। ओके, क्योंकि कुछ लकड़ियाँ होती हैं जिनको लाइसेंस बेसिस पे लिया जाता है, जैसे सागौन की लकड़ी, जिससे सोफ़े वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये जो सागौन की लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है। तो इसको अगर आपको परचेज़ करना है तो गवर्नमेंट से बाकायदे इसकी बिलिंग होती है, गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही इस लकड़ी को ख़रीदा जा सकता है। ओके, और बाकी सागौन को अगर कोई बिना परमिशन के बेचता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। ओके, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ओन करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, तो वो जो जंगल के रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करता है। ओके,
तीसरा है इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब होता है जिनको इंडस्ट्री लगानी होती है, जो जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई होती है, तो वो जंगलों से रॉ मटेरियल लेते हैं, वो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं। अगर पेपर इंडस्ट्री है तो लकड़ी इकट्ठा करेंगे, ओके, पेपर बनाने के लिए। अगर फर्नीचर इंडस्ट्री है तो फर्नीचर के लिए भी लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे। अगर फ्रूट्स वगैरह की इंडस्ट्री है तो जंगलों से फ्रूट्स इकट्ठा करेंगे। तो अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अलग अलग तरह की चीज़ें इकट्ठा करते हैं। अब जैसे जो बीड़ी बनाने वाले हैं, ओके, तो बीड़ी बनाने वाले, बीड़ी बनती तेंदू पत्ते से, तो जंगलों से तेंदू पत्ते को इकट्ठा किया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ओके। द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रिस्टीन फॉर्म। अब ये जो फॉरेस्ट हैं, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो नेचर को बचाना चाहते हैं, ओके। तो वो फॉरेस्ट में ही रहकर चेक करते रहते हैं किस जानवर को क्या दिक्कत है, कौन सा प्लांट जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, कितने टाइप के यहाँ पर जानवरों की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो ये सारे जो नेचर एंथुसियास्ट होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। जैसे टाइगर पॉपुलेशन की अभी बात चल रही थी, तो टाइगर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में अब ठीक हो गई। पहले जो थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, कुछ 200 या 300 टाइगर्स ही बचे थे इंडिया में। धीरे धीरे उनको इतना ज़्यादा अच्छे से कंज़र्व किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा, आज की डेट में शायद 10,000 टाइगर के आसपास हो गए, ओके। तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही, ओके। लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट ईच ऑफ दीज ग्रुप नीड्स और गेट्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए अब देखते हैं इन जितने भी ग्रुप्स हमने अभी तक पढ़े, जो 4 ग्रुप्स हमने पढ़े। पहले तो जो लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी वगैरह, या जंगलों के पास में रहते हैं, गांव वाले हो गए, ओके। दूसरा ग्रुप हो गया हमारा, दूसरा ग्रुप हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट का, ओके। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जो बीड़ी वगैरह बनाने की इंडस्ट्री डाले हुए हैं, पेपर बनाने की इंडस्ट्री डाले हुए हैं, वो लोग। तीसरा हो गया जो नेचर को बचाना चाहते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट जो हैं, उन लोगों का ग्रुप हो गया, ओके। और फोर्थ ग्रुप हो गया हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला, ओके, या गवर्नमेंट का जो ग्रुप है वो, ओके। तो ये 4 ग्रुप्स हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। चलिए पहले लोकल पीपल की बात करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं। द लोकल पीपल नीड लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फायरवुड, स्मॉल टिम्बर एंड थैच। तो लोकल पीपल जो होते हैं, जो जंगलों के आसपास या जंगलों में रहते हैं, जैसे आदिवासी वगैरह हो गए, तो इनको बहुत ज़्यादा लकड़ी जलाने के लिए चाहिए, छोटे छोटे लकड़ी के गट्ठे टुकड़े चाहिए, ओके। और जंगल से जो सूखी टहनियाँ पत्तियाँ होती हैं वो चाहिए, ओके, आग जलाने के लिए, ओके। क्योंकि आग नहीं जलाएंगे तो सबसे पहले तो आग से खाना बनता है इनका, ठीक है, खाना पकाया जाता है। दूसरा, आग का काम क्या होता है, जो जंगली जानवर होते हैं जो खतरनाक होते हैं वो आग से दूर रहते हैं, तो रात में वो जला के सोते हैं, ओके। बैम्बू इज़ यूज टू मेक स्लैट्स फॉर हट्स। जो झोपड़ियाँ होती हैं उनकी बल्लियाँ बनाने के लिए, उनकी जो खम्भे हैं वो बनाने के लिए बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है। एंड बास्केट्स फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग फूड मटेरियल्स। और बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता है बकेट्स बनाने में, बास्केट्स बनाने में, टोकरियाँ बनाने में, ठीक है। उन टोकरियों में खाने पीने के सामान जो है वो इकट्ठा किया जाता है। इम्प्लीमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड हंटिंग आर लार्जली मेड ऑफ वुड। खेती करने के लिए, शिकार करने के लिए और मछली वगैरह पकड़ने के लिए लकड़ी के ही इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे खेती करने के लिए जो हल बनाया जाता है, जिसको हम प्लो बोलते हैं, ओके, या उसको हम हल बोल देते हैं हिंदी में। तो ये जो प्लो है ये भी लकड़ी का बनाया जाता है, ओके। फिर जो मछली पकड़ने वाले जो गांव में जो कांटा बनाते हैं ये लोग मछली पकड़ने के लिए, जो मछली पकड़ने के लिए ये लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो भी लकड़ी का ही होता है, ओके। फिर शिकार करने के लिए जो भाले बनाते हैं वो भी लकड़ी के होते हैं, ओके। तो मेनली बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें जो ये जो लोग हैं जो जंगल के आसपास रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, इनको
बहुत सारी चीज़ें जंगलों से ही लेनी पड़ती हैं। इन एडिशन टू द पीपल गैदरिंग फ्रूट्स नट्स एंड मेडिसिन्स फ्रॉम फॉरेस्ट, देयर कैटल ऑल्सो ग्रेज इन फॉरेस्ट एरियाज और फीड ऑन द फॉडर विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। इन सब चीज़ों के साथ साथ मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, फिशिंग के लिए जो बनाते हैं, हंटिंग के लिए जो बनाते हैं, इनके साथ साथ ये जंगलों से फलों को इकट्ठा करते हैं, नट्स को इकट्ठा करते हैं, मेडिसिन्स को इकट्ठा करते हैं। ओके, जो इनके जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, बकरियां वगैरह, उन जानवरों को जंगल से ही घास वगैरह मिलती है खाने के लिए। ओके, या फिर जो चारा वगैरह है, पैरा जिसको बोलते हैं, सूखी हुई घास जो होती है, वो भी इनको जंगलों से मिलती है। ओके, जिसको फॉडर बोलते हैं हम, ओके, इंग्लिश में। तो वो भी इनको जंगलों से ही मिलती है। तो इनके जो जानवर हैं, वो उनके लिए भी खाना इनको जंगलों से ही प्रिपेयर करना पड़ता है। डू यू थिंक सच यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज वुड लीड टू द एग्जॉशन ऑफ दीज रिसोर्सेज? क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से इस्तेमाल करते रहें जंगल की चीज़ों का, जंगल के आसपास रहने वाले लोग अगर जंगल से लकड़ियाँ काटते रहें, ओके, या फिर अपने जानवरों को पूरे जंगल को चराने के लिए ले जाते रहें, तो जो जंगली जानवर हैं जो जंगल में रह रहे हैं उनका एरिया धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा? क्या आपको ये बात सोचनी चाहिए? ओके, बिल्कुल सोचनी चाहिए। ओके, do not forget that before the British came and took over most of our forest areas, people had been living in these forests for centuries. ब्रिटिशर्स के आने के पहले लोग जो हैं वो ज़्यादातर इंडिया के लोग जो हैं वो जंगलों में ही रहते थे या जंगलों के आसपास ही रहते थे। ओके, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से चालू कर दी। जंगलों को उन्होंने तहस नहस करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको रेलवे लाइन बिछानी थी। रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ी की पटरियाँ चाहिए थी उनको। तो लकड़ी की पटरियों के लिए उन्होंने क्या किया कि लाखों करोड़ों पेड़ों को काटना चालू किया। डेली हज़ारों पेड़ काटे जाते थे और उन पेड़ों की पटरियों के लिए लकड़ियाँ तैयार की जाती थी। ओके, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरे इंडिया में रेल नेटवर्क बना सकें और उस रेल नेटवर्क से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकें। ओके, फिर आफ्टर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट, these people were forced to depend on much smaller areas and forest resources started becoming overexploited to some extent. जब से ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने जंगल का कंट्रोल लिया था, जब से ब्रिटिशर्स ने राज करना चालू किया इंडिया में, जब से ब्रिटिशर्स ने जंगलों में राज करना चालू किया, जंगलों को अपने कब्ज़े में लेना चालू किया, तो सबसे पहले तो वो जंगलों की कटाई करने लगे। दूसरा, वो जंगलों में जो शेर वगैरह होते थे उनका शिकार करने लगे बहुत ज़्यादा। ओके, और तीसरा, जो लोग पहले जंगलों में रहते थे, जिनकी कटाई ब्रिटिशर्स ने कर दी है, जिन जंगलों को ब्रिटिशर्स ने काट दिया है, वो पहले कुछ लोगों का घर हुआ करता था, वहाँ पर आदिवासी वगैरह रहते थे, तो वो उनके घर का एरिया जो है वो छोटा हो गया। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जंगलों को बहुत तेज़ी से काटना चालू किया, तो वो धीरे धीरे क्या है, वो बेचारे आदिवासी भी जो हैं वो जंगलों के बीच में जाने लग गए। ओके, और उनको जंगली जानवरों से और ज़्यादा धीरे धीरे खतरा होने लगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को और प्लांट लाइफ को नुकसान पहुंचाया है, जो इंसानों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, मेनली ये ब्रिटिशर्स का आना जिन्होंने ओवर एक्सप्लॉइट किया चीज़ों को। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो इंडिया की सभ्यता रही है, इंडिया की जो संस्कृति रही है, उसमें ये कभी नहीं बोला गया है कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, हमारा जो नेचर है, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करना है। हमेशा यही बोला गया है कि हमारा जो नेचर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सलीके से और बहुत ही प्यार से रखना है। ओके, अगर आप पेड़ काटते हो तो आपको पेड़ लगाना भी चाहिए। ओके, अगर आप किसी जंगली जानवर का शिकार करते हो तो कुछ दिन तक उस एरिया पर शिकार नहीं करना चाहिए जहाँ पर वो जंगली जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप उस एरिया पर पाए जाने वाले सारे
जंगली जानवरों को मार दोगे तो वहाँ पर सारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पुराने श्लोकों में लिखी हुई है कि कैसे नेचर के साथ एक बैलेंस बनाकर रखा जाता है। ओके, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया took over from the British, but local knowledge and local needs continue to be ignored in the management practices। अब देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया की आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगलों का एरिया हैंड ओवर कर लिया। ओके, जंगलों का एरिया अपने हाथ में ले लिया। ओके, जंगलों को अपने कंट्रोल में ले लिया, बट उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर स्टडी नहीं की कि कैसे इन जंगलों को बचा कर रखा जा सकता है। ग्रास रूट लेवल मतलब जो जंगलों के आसपास आदिवासी रहते थे, जो जंगलों में लोग रहते थे, या जंगलों के आसपास गांव में लोग रहते थे, उनसे नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए था। ओके, कि यहाँ पर किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, किस तरह के जानवर मिलते हैं, ताकि उनको बचाना और आसान हो जाए। ओके, बट ये इंडिया के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने नहीं किया ऐसा। ओके, दस वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड टू मोनोकल्चर्स ऑफ पाइन, टीक और यूकेलिप्टस। तो क्या हुआ फिर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपनी मन मर्जी चलाते हुए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, कि जो जंगल होते थे उनको पूरा काट देते थे वो। ओके, वो खुद भी काटने लगे। सोचिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है जंगलों को बचा कर रखना, बट वो जंगल काटने लगे। बट जंगल वो इसलिए नहीं काट रहे थे ताकि उनको कोई इंडस्ट्री लगानी या फैक्ट्री लगानी, वो जंगलों के इसलिए काट रहे थे क्योंकि उनको अपने मन के ट्रीज़ लगाने हैं। उनको ऐसे ट्रीज़ लगाने हैं जो जिनको बेचने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसा मिलेगा। तो हर जगह उन्होंने सागौन की, यूकेलिप्टस की, ओके, पाइन की, टीक की, ऐसे पेड़ों की खेती की, ऐसे पेड़ों को ग्रो करवाया जिनकी जो सेलिंग वैल्यू है, जो महंगे बिकते थे। ओके, जिनको बेचने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसे मिलते थे काफ़ी, तो उन पेड़ों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगवाया। ओके, तो इससे क्या हुआ, जब पहले इन पेड़ों को लगाने के लिए पुराने पेड़ों को काटा जा रहा था, तो वहाँ पर रहने वाले जंगली जानवर जो थे वो सारे धीरे धीरे करके दूसरी एरियाज़ पे मूव कर रहे थे। ओके, दूसरे एरियाज़ पर मूव करने का मतलब उनके घरों को काटा जा रहा था। ओके, तो जब आप खुद सोचिए, आपके घर को अगर हटा दिया जाए, गवर्नमेंट सबके घरों को हटाने लगे, तो हम कहाँ जाएंगे। ओके, तो उसी तरह जो जंगली जानवर भी है वो भी बेचारे धीरे धीरे और गहरे जंगलों की तरफ जाते गए। तो एक छोटा सा एरिया ही बचा जंगल का जहाँ पर वो पुराने जानवर जो हैं वो वहाँ पर मूव करते गए। तो पुराने जानवर जब नए जानवरों के एरिया में आते हैं तो उनको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, या उनके शिकारी भी बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर सारा जो बैलेंस है नेचर का वो ख़राब हो रहा था इंसानों की वजह से। ओके, In order to plant these trees, huge areas are first cleared of all vegetation। तो मैंने ये चीज़ बताई अभी आपको, ये जो यूकेलिप्टस है, पाइन है, टीक है, सागौन है, इन सब पेड़ों को लगाने के लिए पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता था, वहाँ पर लगे हुए सारे नेचुरल पेड़ों को काट देता था। फिर उसके बाद इन पेड़ों की खेती करता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, दिस डिस्ट्रॉयज अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया। तो जब वो वहाँ के जंगलों को काटता था नए पेड़ों को लगाने के लिए, ऐसे पेड़ों को लगाने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ायदा दे सकते हैं या फिर पैसे दिलवा सकते हैं, तो उन पेड़ों को लगाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब जंगलों को काटता था तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाती थी। अब उस तरह की बायोडाइवर्सिटी जो एक बार ख़त्म हो गई तो वो दोबारा से बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके, not only this, the varied needs of the local people, leaves for fodder, herbs for medicines, fruits and nuts for food, can no longer met from such forest। तो जिन जंगलों को काट दिया गया उनसे जो लोकल लोग रहते थे वहाँ से उनको हर्ब्स मिलते थे, मतलब जड़ी बूटियाँ मिलती थी, दवाइयाँ मिलती थी। ओके,
फॉडर मतलब चारा वगैरह मिलता था अपने जानवरों के लिए, फल मिलते थे, नट्स मिलते थे, लेकिन अब वहाँ पर यूकेलिप्टस और टीक और साल के पेड़ मिलते हैं जिनमें ज़्यादा कोई फल लगते नहीं हैं कभी। ओके, और जो सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं। कमर्शियल यूज़ मतलब सिर्फ उनकी लकड़ी बेचने के लिए काम आती है। ओके, तो जब जंगलों में कुछ खाने के लिए ही नहीं मिल रहा था उस समय, तो ये जो आदिवासी थे वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लग गए। ओके, सच प्लांटेशंस are useful for the industries to access specific products and are important source of revenue for the forest department। इस तरह के जो प्लांटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का, पैसे जनरेट करने के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैसे जनरेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। डू यू नो हाउ मैनी इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस? क्या आपको पता है कि कितनी इंडस्ट्रीज़ जंगल की जो पैदावार है उस पर डिपेंड करती है? अ शॉर्ट काउंट रिवील्स टिम्बर, पेपर, लैग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो अगर मैं बोलूँ तो ये चार चीज़ें तो फॉरेस्ट पर डिपेंड करती ही हैं। टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर वो लकड़ी होती है जिसका यूज़ कमर्शियल तरीके से किया जाता है, मतलब जिसको बेच बेच करके पैसे आते हैं। ठीक है, तो टिम्बर मतलब होता है किसी भी पेड़ का जो स्टेम होता है उसके अंदर से निकलने वाली यूज़फुल जो लकड़ी होती है वो। ओके, पेपर, पेपर आपको पता है कि लकड़ी का जो पल्प होता है उससे बनाया जाता है। ओके, बैम्बू से भी बनाया जाता है। लैक, लैक एक तरह का इंसेक्ट होता है। ओके, जिससे यूज़फुल, लैक एक तरह का कीड़ा होता है जिससे लैक नाम का एक केमिकल मिलता है। ओके, तो ये जो केमिकल होता है इससे बहुत सारे पेंट वगैरह, जो गन्स वगैरह होती हैं, जो बंदूकें होती हैं, उसमें जो ग्रीस लगती है वो चीज़ें बनाई जाती हैं लैक से। ओके, तो ये जो लैक है, लैक इंसेक्ट होता है, उससे लैक मिलता है। ओके, तो और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब बैट वगैरह हो गया, हॉकी हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, स्टंप वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से लकड़ी के थ्रू बनाने को मिलती हैं। ओके, या हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। इंडस्ट्रीज़ वुड कंसीडर द फॉरेस्ट एज मेयरली अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट को एक रॉ मटेरियल का सोर्स कंसीडर करती हैं बस। वो ऐसे नहीं देखती कि फॉरेस्ट जो है बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है, बहुत सारे पेड़ पौधों का घर है, तो वो इस एथिकल सेंस से नहीं देखती हैं। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचती हैं, और सिर्फ यही सोचती हैं इंडस्ट्रीज़ या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, सिर्फ यही सोचते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो एक तरह की इंडस्ट्री है हमारे लिए, वो रॉ मटेरियल का एक सोर्स है, तो उससे जितना रॉ मटेरियल चाहे उतना निकाल लो। ओके, तो इसी सोच के कारण जो फॉरेस्ट वगैरह हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। एंड ह्यूज इंटरेस्ट ग्रुप्स लॉबी द गवर्नमेंट फॉर एक्सेस टू दीज रॉ मटेरियल्स एट आर्टिफिशियली लो रेट्स। अब ये जो पूंजीपति हैं, ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं जंगलों से चीज़ों को लेने के लिए, जंगलों से जो रॉ मटेरियल है उनको लेने के लिए। ओके, कम पैसों में। ओके, तो ये गवर्नमेंट को पैसे दे देते हैं और वहाँ से रिसोर्सेज जंगलों से ले लेते हैं और ढेर सारी चीज़ें जो है उन रिसोर्सेज की बनाते हैं, और बार बार ये बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को जंगलों से ले लेते हैं, जंगलों से लकड़ियों को बहुत ज़्यादा काट लेते हैं। ओके, जिससे जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। सिंस दीज इंडस्ट्रीज़ हैव अ ग्रेटर रीच दैन द लोकल पीपल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट इन वन पर्टिकुलर एरिया। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत ही मतलबी लोगों की बनी है। ओके, और जो लोकल लोग हैं, ओके, तो लोकल लोगों की उतनी पकड़ नहीं होती है जंगलों में। ये इंडस्ट्रीज़ वाले जो रहते हैं ये गवर्नमेंट को पैसा खिला देते हैं, और जो जंगल हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा कटाई वगैरह करते हैं पेड़ों की, और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं जंगलों को कि जंगल, वहाँ का जो एरिया है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर कटिंग डाउन ऑल द टीक ट्रीज़ इन वन एरिया, दे विल गेट देयर टीक फ्रॉम अ फॉरेस्ट फर्दर अवे।
अब एक पर्टिकुलर एरिया में जितने टीक के पेड़ लगे हुए हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, उन सारे के सारे टीक के पेड़ों को काट लेते हैं। ओके, उन सारे के सारे टीक के पेड़ों को काट लेते हैं, फिर अगले एरिया में जाके, बगल के गांव में जाके फिर वही काम करते हैं। तो सारे के सारे टीक में रहने वाले जंगली जानवर, पशु पक्षी जितने थे, वो सब के सब का घर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह करके सारे टीक के पेड़ों को, सारे कमर्शियल पेड़ों को, सागौन के पेड़ों को, साल के पेड़ों को वो काट करके और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाते हैं, जंगल की। ओके, they do not have any stake in ensuring that one particular area should yield an optimal amount of some produce for all generations to come। वो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचते कि एक जो पर्टिकुलर एरिया है जंगल का, या जो जंगल है वो अगर हम उसको पूरी तरह से कटाई कर देंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए उस जगह से हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ सस्टेनेबल जो थिंकिंग है वो रखते ही नहीं है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल स्टॉप द लोकल पीपल इन बिहेविंग इन सिमिलर मैनर? आपको क्या लगता है कि जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों का मतलब है जो आसपास गांव में रहते हैं, तो उनकी थिंकिंग को सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ओके, उनको रोकने के लिए कि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बर्ताव है जंगल के प्रति, कि जंगलों से जितनी चीज़ें मिल जाएं उतनी ले लो। ओके, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें गांव गांव जाकर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अगर आप जंगलों की कटाई करेंगे तो वहाँ रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाएगी। वो लॉस हो जाएगी तो आपके और आपके जानवरों के लिए वैसे भी फूड मिलेगा नहीं। ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप जंगलों को यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल बेसिस पे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। तो ये सारी चीज़ें हमें गांव-गांव जाकर समझानी चाहिए, और ख़ासकर उनको समझानी चाहिए जो उस गांव के हेड हैं। ओके, जैसे जो पंच लोग हैं उनको अपने गांव के लोगों को ये चीज़ कन्वे करना चाहिए। ओके, सो गाइज़, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है फॉरेस्ट का। ओके, चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि लोगों का क्या पार्टिसिपेशन रहता है फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में। ओके, फिर हम नज़र डालेंगे वाटर पे कि वाटर कितना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो भी आपके डाउट हैं प्लीज़ मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ लिया करिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।